हेलो हाय एंड वेलकम एवरीवन। मैं विशाल त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका विस्कस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7th के हिस्ट्री के चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम है द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली और दिल्ली के सुल्तान। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब हम बात कर लेते हैं कि चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है। चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि जैसे हमने चैप्टर 2 पढ़ा, उसमें हमने देखा कि जो कावेरी डेल्टा था, जो साउथ इंडिया का पार्ट था, वैसे जैसे कावेरी डेल्टा जैसे जो बड़े क्षेत्र थे, उसमें बड़े बड़े राजवंश जो है वो वहाँ पे कब्जा करते चले जा रहे थे, जैसे चोल आया और सारे वंश आए। लेकिन एक चीज़ आपने ये भी देखा होगा कि चैप्टर 2 में जो हमने साउथ इंडिया के बारे में पढ़ा और वहाँ के राजवंशों के बारे में पढ़ा, उसमें कहीं भी हमें कोई ऐसा वंश नहीं दिखा जो जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो या फिर जो दिल्ली के केंद्र में से अपने शासन को चला रहा हो। अब इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि दिल्ली जो है ना, वो एक महत्वपूर्ण जो है शहर के रूप में 12वीं सदी में ही जो है एक अपने जो है लाइट में आता है। अब 12वीं सदी आपको पता होगा कि चौहानों की भी काल वही था। तो जो चौहान थे, वो चूंकि पृथ्वीराज चौहान जिस वंश के राजा थे, तो उनके समय में जो उनका क्षेत्र था वो अजमेर और मतलब दिल्ली, जो राजस्थान का अजमेर और दिल्ली, यही सब इलाका था। तो दिल्ली 12वीं सदी में ही जो है, जो चौहानों का काल था, उसमें ही एक व्यापारिक केंद्र के रूप में जो है उभर रही थी। जो व्यापारी थे या बड़े बड़े और भी व्यापार करने वाले लोग थे, वो दिल्ली में धीरे धीरे जाकर के व्यापार करना शुरू कर रहे थे। तो दिल्ली एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरना शुरू हो गई थी। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, तो बहुत सारे जो समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, वो उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया यहाँ पे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दिल्ली में इस समय यहाँ पे एक दहली वाला जो है कहे जाने वाला सिक्का जो है वो भी ढाले जाते थे, मतलब दिल्ली में ही बनते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। अब यहाँ पे आप जो इमेज देख रहे हैं, ये उसी सिक्के की इमेज है। अब होता क्या है कि 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण जो है ना इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैल गया। अब आप देखिए, सल्तनत काल की स्थापना से लेकर के, अगर आप आगे देखिए कि सल्तनत काल मतलब 13वीं सदी से लेकर के और अभी तक अप टू डेट जो हमारा आज भी चल रहा है लोकतंत्र, या जब अंग्रेज शासन किए या फिर जब मुगल शासन किए, हमेशा दिल्ली ही केंद्र बना रहा। तो आरंभ कब हुआ? आरंभ हुआ 13वीं शताब्दी में, सल्तनत की स्थापना के समय से मानते हैं। अब एक चीज जो हमें एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, बट उस चीज को समझना हमारे लिए काफी जरूरी है, वो ये है कि दिल्ली सल्तनत का जो है वो आरंभ कैसे हुआ। आखिर हमसे अगर कोई कहता है कि दिल्ली सल्तनत, तो हमें ये भी तो जानकारी होनी चाहिए कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई कैसे। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, तो चैप्टर 2 था कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का युद्ध होता है। 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं। लेकिन उसके जस्ट बाद अगले ही साल 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और गौरी विजयी होता है। तो जब पृथ्वीराज चौहान हारते हैं, तो उनका जो इलाका रहता है वो अब मोहम्मद गौरी के नियंत्रण में आ जाता है। तो अब होता क्या है कि मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उनके साथ लड़ा भी था तराइन के दोनों युद्धों में, ये भी याद रखिएगा। इनफैक्ट पृथ्वीराज चौहान के पास पहली बार संदेश लेकर के गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक ही आया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का सुल्तान जो गुलाम था, उसे क्या होता है कि गौरी की बेटी से प्रेम हो जाता है। और जब गौरी को दोनों के बारे में पता चलता है, तो गौरी पहले तो बहुत नाराज होता है, लेकिन उसके बाद तमाम उनके जो है सलाहकार रहते हैं, उनके सलाह के बाद गौरी ये सोचता है कि हम इन दोनों की शादी करा देते हैं। तो गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक और अपनी बेटी की शादी करा देता है। अब चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, तो उसके पास तो कोई क्षेत्र नहीं था, उसके पास राजा की पदवी नहीं था, वो तो नॉर्मल एक जो है गौरी का गुलाम था। अब मोहम्मद गौरी ठहरा राजा, तो क्या एक राजा एक गुलाम से अपनी बेटी की शादी कराएगा? बड़ी दिक्कत की बात है, बेटी कैसे रहेगी?
तो गौरी ये कहता है ऐबक से कि जो क्षेत्र हमने जीता है, मतलब चौहान वंश का क्षेत्र भारत में, ऐसा है ऐबक आप वहाँ जाइए, आप अपने उस एक वंश की स्थापना कीजिए, वहाँ पे अपने क्षेत्र की स्थापना कीजिए और वहाँ से शासन चलाना शुरू करिए। ऐबक तैयार हो जाता है और ऐबक और उसकी बीबी मतलब गौरी की बेटी दोनों वहाँ से चल देते हैं और आते हैं चौहान वंश के क्षेत्र में। अब ऐबक जब आता है तो ऐबक दिल्ली पे न जाकर के लाहौर को राजधानी बना के शासन करना शुरू कर देता है। ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे ऐबक के बारे में तो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे ऐबक जो है दिल्ली पे न रह करके लाहौर में रह करके अपने शासन को शुरू करता है और दिल्ली को बहुत हद तक अपने नियंत्रण में भी रखता है। तो मोटी मोटा हमने ये समझा कि कैसे दिल्ली सल्तनत का आरंभ हुआ, कैसे गुलाम वंश की स्थापना हुई। तो हमने ये समझ लिया कि कैसे जो है दिल्ली राजधानी बनी, कैसे सल्तनत काल की स्थापना हुई और कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आगे जो है आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के बारे में दिया हुआ है। तो पहले ये जान लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो है टाइम स्पैन वो कब से कब तक है। तो पूरी दिल्ली सल्तनत जिसे हम सल्तनत काल भी कहते हैं, उसका टाइम स्पैन जो है 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक है। अब इसमें अलग अलग वंश अलग अलग समय पे आते गए। जैसे पहले आया गुलाम वंश जिसने 1206 से लेकर के और 1290 तक शासन किया। इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वही ऐबक जो गौरी का गुलाम था, जिसे गौरी ने ही क्षेत्र दिया था। दूसरा वंश आता है खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तीसरा आता है तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। चौथा आता है सैयद वंश जो 1414 से 1451, एक काफ़ी छोटे समय तक ही राज कर पाता है। और आखिरी वंश रहता है लोधी वंश 1451 से 1526 तक, जिसके आखिरी राजा इब्राहिम लोधी को जो है बाबर पानीपत के युद्ध में हरा करके और फिर मुगल वंश की स्थापना करता है। तो हमने ये समझा कि दिल्ली सल्तनत में किसने कौन कौन से राजवंश थे। अब यहाँ पे एक दिक्कत आपको ये आएगी कि सर ये याद कैसे करें, क्योंकि ये सीरियल से तो याद इतनी जल्दी होगा नहीं। तो इसकी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है, आइए देखते हैं क्या। अभी आप जो सामने देख रहे होंगे ट्रिक टू लर्न ऑल द डायनेस्टी, ये एक छोटी सी ट्रिक है, आपको बस इसे याद करना है। गुलाब खिले तो सांस लो, ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस लो। आप कहेंगे सर ये कैसे याद होगा? अब देखिए, गुलाब से होता है गुलाम वंश, खिले के ख से हो जाएगा खिलजी वंश, तो से हो जाएगा तुगलक वंश, सांस के स से हो जाएगा सैयद वंश और लो के ल से हो जाएगा लोधी वंश। तो गुलाब खिले तो सांस लो, इस एक छोटी सी लाइन से हमने दिल्ली सल्तनत की सारी वंशों को एक लाइन से याद कर लिया। ये जो आप देख रहे हैं ये जो है एग्जैक्ट लाइन वाइज जो है वो वंश है कि कैसे कैसे वंश आए। पहले गुलाम आया, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। तो एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन आपका यहाँ हो जाता है कि आपको याद नहीं करना है, आपको बस ये याद रखना है गुलाब खिले तो सांस लो। अब आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। अब होता क्या है कि हालांकि जो अभिलेख थे, सिक्के या स्थापत्य जैसे जो भवन निर्माण कहते हैं, उनके माध्यम से तो काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास या तारीख हैं जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। अब मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि कैसे लिखे गए। भाई अगर तारीख का मतलब ये होता है कि जो इतिहास लिखने वाले थे, जो इतिहास लिखा जाता था, तो इतिहास कैसे लिखा जाता था। अब यहाँ पे आप 4 इमेज देख रहे होंगे। जो पहली इमेज है उसमें जो कारीगर है वो कागज़ तैयार कर रहा है। पहले कागज़ हाथ से तैयार होते थे, तो ये जो कारीगर है ये कागज़ तैयार कर रहा है इतिहास लिखने के लिए। दूसरा जो आप देख रहे हैं उसमें एक इतिहासकार है जो इतिहास को लिख रहा है, मतलब लेखन कार्य कर रहा है। जिस भी सुल्तान के राज्यकाल में वो है, उनके द्वारा किए गए कार्यों को वह कागज़ पे लिख करके एक इतिहास के लिए, मतलब एक आगे के लिए उसको सुरक्षित कर रहा है। अब तीसरा देख रहे होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक आदमी है वो फूंक रहा है कोई चीज़, तो ये है क्या। जैसे आज के समय में आप जब कुछ पढ़ते हैं तो इम्पॉर्टेंट लगता है तो आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेते हैं।
अब पहले के ज़माने में हाइलाइटर तो था नहीं, लेकिन चीज़ें तो ज़रूर महत्वपूर्ण कुछ न कुछ होती थी। तो उस समय क्या किया जाए? तो उस समय क्या करते थे राजा महाराजा, सोने को पिघला करके, जो सोना होता था उसको पिघला करके जो महत्वपूर्ण शब्द थे उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके ऊपर इसका एक तरीके से मार्जिन या लाइन बनाते थे या छिड़काव करते थे। तो ये जो कारीगर है वो सोने को पिघला ही रहा है। और चौथा जो है वो जिल्द तैयार करना। अब जिल्द क्या होता है? जैसे जब आप बुक खरीदते हैं तो उस पर स्टैंप लगी होती है, आपको पता चलता है कि वो बुक एनसीईआरटी द्वारा बनाई गई है, एनसीईआरटी द्वारा पब्लिश की गई है। हर पब्लिशर की बुक पे उसका स्टैंप होता है। तो अब ये इतिहास जो लिखा गया वो किस राजा का इतिहास लिखा गया है, इसके लिए उस राजा का भी तो स्टैंप होना चाहिए। तो जिल्द का मतलब होता है स्टैंप, राजा का स्टैंप तैयार होता था। तो ये कारीगर क्या कर रहा है? ये स्टैंप तैयार कर रहा है। तो इस फोटो से हमने समझा कि इतिहास लेखन होता कैसे था। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं कि तारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुनिश्चित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। अब तारीख के लेखक जो होते थे, मतलब जो इतिहास लिखते थे, जाहिर सी बात है कि जो इतिहास लिखेगा वो पढ़ा लिखा और बुद्धिजीवी व्यक्ति होगा। तो या तो सचिव होगा किसी प्रशासन को, या कोई बहुत अच्छे प्रशासक होगा, या कवि होगा, या दरबारियों जैसे सुनिश्चित व्यक्ति होंगे जो दरबार में अच्छे पद पर व्यक्ति होते हैं। तो इनका काम क्या था कि ये घटनाओं का तो वर्णन करते ही करते थे, लेकिन जो उनके शासक थे, जिनके दरबार में वो जो है वो रहते थे, उनको जो प्रशासन संबंधी सलाह भी देते रहते थे। और ये भरपूर प्रयास करते थे कि जो शासन चले वो न्याय संगत तरीके से चले। अब इनके बारे में दो तीन चीज़ें हैं जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, जो हमें जाननी चाहिए। अब ये जो लेखक थे, जो तारीख लिखते थे, जो इतिहास लिखते थे, वो चूंकि प्रसिद्ध व्यक्ति थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, तो ऐसे व्यक्ति विशेषकर जो है आपको बड़े शहरों में ही देखने को मिलेंगे। तो ये विशेषकर दिल्ली में ही रहते थे। रीज़न भी था कि अगर दूर दराज के इलाके में आप जाएंगे तो आपको राजा के बारे में आपको कैसे पता चलेगा, या राजा को कैसे पता चलेगा कि आप एक विद्वान व्यक्ति हैं। तो इसलिए दिल्ली में ही रहते थे वो, मतलब शहर में ही रहते थे। दूसरा क्या है कि वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम पाने की आशा में लिखा करते थे। अब ये जाहिर सी बात है कि कोई अगर एम्प्लॉय है और अपने एम्प्लॉयर के लिए वो काम कर रहा है, तो वो हमेशा चाहेगा कि मेरे काम से मेरा एम्प्लॉयर खुश हो, प्रसन्न हो। जैसे आज के डेट में हम कोई काम करते हैं या प्राइवेट कंपनी में जब कोई काम करता है और उसे एक टारगेट मिलता है कि आपको इतना बिजनेस करना है। जब वो बिजनेस करता है तो उसे इंसेंटिव मिलता है। उस इंसेंटिव की लालच में ही वो हर दिन प्रयास करता है कि मेरा बिजनेस कंप्लीट हो। ऐसे ही ये जो इतिहासकार थे, ये चाहते थे कि हम लेखन ऐसा करें कि उसमें राजा का खूब अच्छा वर्णन हो और राजा उसे देख करके प्रसन्न हो और हमें खूब सारे ढेर सारे इनाम दे। तीसरा कहता है कि ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। अब क्या होता था कि कुछ लोग तो भाई, जैसे मान लीजिए कुछ तो हैं कि जो शासक को खुश करने के लिए ही इतिहास लिखे जा रहे हैं, लेकिन कुछ उसमें बड़े न्याय संगत भी होते थे, जो शासक को हमेशा बताते थे कि देखिए ये आदमी का जन्म सिद्ध अधिकार है, मतलब आदमी के खाने का अधिकार, जीने का अधिकार, और ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बच्चा है, इसके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। एक आदर्श समाज जैसे कहते हैं कि एक आदर्श समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो हमेशा शासक को सलाह देते रहते थे, समझाते रहते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, अपनी जो है नीतियों में क्या बदलाव लाने चाहिए। कभी कभी इन लोगों के विचारों से सब लोग दरबार में सहमत नहीं भी होते थे, लेकिन बहुत बार सहमत भी होते थे। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, कैसे दिल्ली जो है वो पहले व्यापारी केंद्र के रूप में बना, उसके बाद फिर जो है एक
क्या कह सकते हैं कि एक राजधानी के रूप में अपने आप को जो है एक उच्च शीर्ष शिखर पर लेके आया। तो दिल्ली के बारे में पढ़ा हमने, सल्तनत काल के बारे में पढ़ा हमने, और इतिहास लेखन के बारे में भी हमने पढ़ा। अब चूंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो ये चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो वीडियो आएगी उसमें हम जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत में जो अलग अलग वंश आए उनमें क्या क्या काम किया, क्या महत्वपूर्ण कार्य किए दिल्ली सल्तनत के बारे में जानते के बारे में जो है अपने वंश अपने कार्यकाल के बारे में क्या कमजोरियां थी दिल्ली सल्तनत की, क्या दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया, क्या वो क्षेत्र थे, क्या वो कार्य थे जो दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया, किस वंश में दिल्ली अपने चरमोत्कर्ष पर थी, बाहर से कितने आक्रमण हुए, इन सभी के बारे में डिटेल एनालिसिस हम करेंगे पार्ट 2 में। तो ये वीडियो यहीं तक। होप करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हर भी सेशन मतलब हर चैप्टर जो भी वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पे, उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियोस भी बना दूंगा चैप्टर खत्म होने के बाद, जिससे आप क्वेश्चन आंसर्स को समझ भी सकें। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।